एक बार फिर आपका स्वागत है लाख टके की बात में। सागर हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को पुलिस हरिद्वार से वापस दिल्ली लेकर आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को हरिद्वार में कोई सुराग नहीं मिला। वहीं छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि सुशील कुमार पर आटा चक्की वाले का 4 लाख का बकाया था और पैसे मांगने पर सुशील कुमार ने मारपीट कर दी। पहलवान सुशील कुमार पर शिकंजा कस रहा है। छत्रसाल स्टेडियम हत्याकांड में पुलिस के हत्थे चढ़े सुशील कुमार के अपराध की दुनिया से पर्दा उठ रहा है। सुशील कुमार के सताए लोग अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मेरा राशन जा रहा 17-18 साल से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी जी। जो कोच होते थे वो पैसे देते रहते थे। फरवरी और मार्च के पैसे हैं 4,05,950 रुपये। नए कोच जो अशोक कुमार जी आए थे, उन्होंने अप्रैल में मंगा करके पर्चियाँ ले ली कि लॉकडाउन में बच्चे आएंगे तो पैसे देंगे हम तेरे को। बच्चों से पैसे इकट्ठे करके देते थे। फिर एक दिन धर्मा का फ़ोन आ गया, उन्होंने बुलाया मेरे को कि पहलवान जी बुला रहे हैं। मैंने जैसे ही मैं गया हूँ तो कहते जब वीरेंद्र से ही पैसे मांग, जो पुराना कोच था। माँ जी वो कहाँ से देंगे जी। बस जैसे ही मैंने पैसे मांगे, मैंने कहा मैं मर जाऊँगा, तो उन्होंने मारने शुरू कर दिया। मारना शुरू किया? सुशील कुमार जी ने। सबसे पहले सुशील कुमार जी ने मारा और फिर सब पहलवान चिपट गए। ये दिल्ली के मॉडल टाउन 2 इलाके में आटा चक्की चलाने वाले सतीश गोयल हैं। इनकी दुकान से पिछले 18 साल से छत्रसाल स्टेडियम में पहलवानों के लिए आटा और राशन भेजा जाता है। लेकिन साल 2020 की शुरुआत में करीब 4,05,000 रुपया छत्रसाल स्टेडियम पर बकाया था। गैंगस्टर से दोस्ती और ताकत का नशा सुशील कुमार के सर चढ़कर बोलता था। अब ऐसे कई लोग सामने आ रहे हैं जो सुशील कुमार के द्वारा मारपीट का शिकार हुए हैं और पुलिस से उन्होंने शिकायत की है। ऐसे एक शख्स हैं सतीश गोयल, जिनकी किराना की दुकान है मॉडल टाउन में और आटे की चक्की है। उनका आरोप है कि साल 2020 के जून-जुलाई महीने में यहाँ पर छत्रसाल स्टेडियम में लॉकडाउन के दौरान करीब 300 पहलवानों के खाने पीने का राशन, अनाज और दूसरी तमाम चीज़ें उनकी दुकान से उधार आई थी, जिसका पैसा बकाया था। 4,05,000 रुपये बकाया था, जिसको वो लगातार मांग रहे थे। आरोप है कि जब बकाया पैसा मांगने के लिए जुलाई 2020 में सतीश गोयल छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे तो वहां सुशील कुमार ने उनके साथ जमकर मारपीट की थी। इसकी शिकायत उन्होंने सितंबर 2020 में पुलिस थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब सुशील की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है। मैंने ये कहा जी मेरे को मैसेज चाहिए जी, मैं मर जाऊंगा जी। उन्होंने मारना शुरू कर दिया जी। हमारा कोई पैसा नहीं है। मैंने मंगाया तेरे से, मैंने थोड़ा ना कहा है। मैं सर आप तो हेड हो, आप थोड़ा ना बोलते देंगे तो नीचे वाले ऑर्डर तो नीचे वाले देंगे सर। कोई और पैसे बच्चों से पैसे इकट्ठे करके देते हैं, कोई अपने पास से कोई पैसे नहीं करते, कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं देती। अब पुलिस सुशील के खिलाफ सबूतों की तलाश में जुटी है। इसी कड़ी में सुशील कुमार को हरिद्वार ले जाकर सबूत जुटाने की कोशिश है, क्योंकि वारदात के बाद दिल्ली से भागकर सुशील हरिद्वार गया था और यहीं उसने अपना मोबाइल फोन ठिकाने पर लगाया था। टीम न्यूज़ नेशन। कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। हिंदुस्तानियों का 13,500 करोड़ रुपया लेकर फरार होने वाला मेहुल चौकसी अब अपनी करनी को भोग रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें मेहुल चौकसी की हैं। सलाखों के पीछे इस घोटालेबाज के साथ जो सलूक हो रहा है, उससे इस धोखेबाज के होश ठिकाने आ गए। मेहुल के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं। मेहुल के वकील का दावा है कि इस तरह के चोट के निशान इलेक्ट्रिक शॉक देने पर दिखते हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक नई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि मेहुल चौकसी की मुश्किलें आने वाले वक्त में किस तरीके से बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ रही हैं इस वक्त विदेश में, वहीं दूसरी तरफ भारत लाने की तैयारियां भी मेहुल चौकसी को शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से अपनी करनी को भुगत रहा है मेहुल चौकसी। ये देखिए, इस तस्वीर में आँख के पास निशान आपको नज़र आ रहा है। ये नई तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पर हाथ पर चोट का निशान लगा हुआ है। मेहुल चौकसी खुद इस तस्वीर को दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर हाथ पर जो निशान है, इस तस्वीर में आँख पर निशान नज़र आ रहा है। सलाखों के पीछे मेहुल चौकसी, आँख लाल पूरी तरीके से, हाथ
पर चोट का निशान। और ये दरअसल में दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मेहुल चौकसी की उस गर्लफ्रेंड की बताई जा रही है जिससे मिलने के लिए मेहुल चौकसी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन अब मुश्किलें मेहुल चौकसी की और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। चौकसी को इलेक्ट्रिक शॉक देने का आरोप लगाया है चौकसी के वकील ने। दो तस्वीरें आपके सामने, मेहुल चौकसी के चोट के निशान जो लगातार अब सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिससे मिलने के लिए मेहुल चौकसी ने इस तरीके की पूरी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की। लेकिन ये मुलाकात ही मेहुल चौकसी की मुश्किलें बढ़ाती नजर आई। दरअसल में प्रेमिका ने ही मेहुल चौकसी को पकड़वाया है, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है। और इसके बाद मेहुल चौकसी की जेल में पिटाई हो रही है, ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। हिंदुस्तान के लोगों का 13,500 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाला मेहुल चौकसी गर्लफ्रेंड संग पार्टी करने के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंच गया। बबारा जराबिका यही है भगोड़े चौकसी की वो गर्लफ्रेंड जिसे डिनर कराने और याट पर घुमाने की तमन्ना पाले चौकसी डोमिनिका की सरहद में दाखिल क्या हुआ, सलाखों के पीछे पहुंच गया। मेहुल की गिरफ्त में आने के बाद उसकी बबारा फरार हो गई। कैरिबियाई मीडिया के मुताबिक बबारा जराबिका एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सलाहकार है और उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी के हवाले से एंटीगुआ न्यूज रूम ने दावा किया कि भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड को डोमिनिका की रोमांटिक ट्रिप पर ले गया था और पकड़ा गया। डोमिनिका में पुलिस के हत्थे चढ़े चौकसी का मामला वहां की अदालत में है। एंटीगुआ उसे वापस अपने देश लेना नहीं चाहता, लेकिन इस बात की पैरवी जरूर कर रहा है कि भगोड़े मेहुल को वापस भारत को सौंप दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई डोमिनिका की अदालत में बुधवार को है। इस बीच भारत से कतर एयरवेज का एक विमान फ्लाइट नंबर A7CEE डोमिनिका लैंड कर चुका है। इसके साथ ही मेहुल के खिलाफ घोटाले और जांच से जुड़े जरूरी दस्तावेज भेजे गए हैं जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो सके। मेहुल चौकसी को डोमिनिका रिपब्लिक से पकड़ा गया है और वो अभी वहीं की कोर्ट के अंडर में है। सो नाउ द पोजीशन इज भारत का एंटीगुआ के साथ में बायलैटरल अरेंजमेंट है। भारत की 47 दूसरी कंट्रीज़ के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ साइन हुई हैं और 11 कंट्रीज़ के साथ में बायलैटरल अरेंजमेंट है। बाकी अगर सपोज किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर वो कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उस कंट्री का UN कन्वेंशन का साइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर डोमिनिका ने साइन करा हुआ है तो UN कन्वेंशन के मुताबिक एक्स्ट्राडिशन इज स्टिल पॉसिबल, एक्स्ट्राडिशन करा जा सकता है। एक तरफ डोमिनिका में सलाखों के पीछे कैद होकर पछता रहा है घोटालेबाज मेहुल चौकसी, वहीं दूसरी तरफ मुंबई में चौकसी के फ्लैट के दरवाजे और दीवार सरकारी नोटिस से भरे पड़े हैं। मुंबई के वालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मौजूद मेहुल चौकसी के घर पर इन दिनों ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की दरों दीवार नोटिस से भरी हुई है। इनमें ज्यादातर नोटिस CBI, ED, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक समेत दूसरे बैंकों के हैं। दीवारों और दरवाजों के अलावा कई सारे नोटिस और समन जमीन पर बिखरे पड़े हैं। टीम न्यूज नेशन। यूपी की राजधानी लखनऊ में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बनकर हिंदू लड़कियों को प्यार के झांसे में लाता है, फिर ब्लैकमेल कर शादी करने के लिए मजबूर करता है। गौर से देख लीजिए इस जालसाज को। कभी ये शख्स क्राइम ब्रांच का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाता है तो कभी नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाता है। हवालात में बंद इस बहरूपिये पर लव जिहाद करने का आरोप लगा है। इस शख्स पर धर्म बदलकर 3-3 शादियां रचाने का आरोप है। लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में आए इस बहरूपिये का असली नाम है आबिद हवारी। आरोप है कि आबिद ने खुद को आदित्य सिंह नाम से क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर लखनऊ की रहने वाली एक लड़की को झांसे में लिया और फिर उस पर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव डालने लगा। महिला ने जब निकाह करने से इनकार किया तो इस जालसाज ने आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझे बताया कि मेरा नाम आदित्य सिंह है और मैं क्राइम ब्रांच में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट सब इंस्पेक्टर हूँ। हम दोनों की मित्रता हो गई और इसने कुछ मेरी ऐसी फ़ोटो ले ली। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि ये मुस्लिम है। इसने फिर कहा कि तुम्हारी कुछ फ़ोटो है और जबरन मेरे घर में जबरन मेरे साथ निकाह किया और यहाँ मारपीट करता रहा, सब करता रहा, प्रताड़ित करता रहा, पैसे हमसे लेता रहा और मेरा नाम शिवाली था, इसने मेरा नाम ऐसा रखाया।
आबिद के जुल्म सितम से तंग आकर जब पीड़िता ने इसकी छानबीन की तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। पीड़ित के मुताबिक आबिद ने एक और हिंदू लड़की को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर शादी की थी। यही नहीं, आजमगढ़ के रहने वाले इस शख्स की पहली शादी से 7 बच्चे भी। 5 साल तक ये मुझे प्रताड़ित करता रहा। फिर मुझे बाद में पता चला कि एक मनीषा सिंह चौहान नाम की लड़की है, वो भी ठाकुर है, उससे भी यही बन के मिला है आदित्य सिंह। मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देता रहा और बराबर ये मेरे घर में आता रहा, मेरे साथ बलात्कार करता रहा, मेरे साथ शोषण करता रहा। पीड़ित की तहरीर पर लखनऊ की इंदिरा नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर लिया है। आदित्य प्रताप सिंह उर्फ आबिद हवारी नामक एक व्यक्ति जो हिंदू व्यक्ति बन करके उसको फंसाया। वो अपने आप को क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताता था। पलट करके उसके साथ निकाह किया। बाद में आदमी द्वारा यह पता किया गया कि उसके साथ उसकी पहले से एक शादी हो रखी थी जिससे उसको 7 बच्चे हैं। अब यूपी पुलिस पीड़ित की शिकायत पर जालसाज आबिद के खिलाफ लगे लव जिहाद के आरोपों और लंबे वक्त से चल रहे दूसरे गुनाहों की तफ्तीश में जुटी है। लखनऊ से जय कृष्णा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को लेकर जारी विवाद में ममता बनर्जी ने आज बड़ा खेला कर दिया। दीदी ने बड़ा दांव खेलते हुए अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान किया है। And Alapan Bandyopadhyay, like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. अपने खास अफसर के लिए दीदी की जुबान से निकली इतनी तारीफ साफ कर रही थी कि ममता कुछ बड़ा ऐलान करने वाली हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ममता ने अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर बड़ा ऐलान किया। I ordered he will join with me as a chief advisor of chief minister. चीफ सेक्रेटरी को लेकर केंद्र और बंगाल के बीच जारी रस्साकशी के बीच ममता बनर्जी ने बड़ा खेला कर दिया। दीदी ने बड़ा दांव खेलते हुए मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को अपना मुख्य सलाहकार बनाने का ऐलान किया है। मंगलवार से अल्पन बंदोपाध्याय मुख्य सलाहकार के तौर पर काम शुरू करेंगे। वहीं मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी मौजूदा गृह सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी को सौंपी गई है। The new chief secretary after his superannuation, Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary. इस पूरे विवाद को केंद्र वर्सेस राज्य में बदलने की कोशिश की जा रही है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस विवाद में कूद गए। केजरीवाल ने आज ट्वीट करके कहा, यह वक्त राज्य सरकारों से लड़ने का नहीं है, सबके साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ने का है। यह समय राज्य सरकारों की मदद करने का है, उन्हें टीके उपलब्ध कराने का है। जाहिर है इस मामले में टकराव कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये टकराव कहां जाकर खत्म होता है। टीम न्यूज़ नेशन। देश में कोरोना की 3rd वेव आने की आशंका अभी से गहरा रही है। महामारी की दूसरी लहर से अभी हम पूरी तरह संभले भी नहीं है कि तीसरी लहर का खौफ नजर आने लगा है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जिस तेजी से बच्चे कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, उसने महाराष्ट्र सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। क्या देश में जल्द ही आने वाली है कोरोना की तीसरी लहर? क्या 2nd वेव खत्म होने से पहले ही 3rd वेव की शुरुआत हो सकती है? क्या कोरोना की 3rd वेव ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है? यह आशंका इसलिए गहरा रही है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के सबसे ज्यादा संक्रमित होने का डर है। ऐसे में महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेजी से बच्चों में कोरोना का वायरस मिलने से हड़कंप मचा है। पिछले 2 महीनों में अहमदनगर में 18 साल से कम उम्र के करीब 16,541 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। अहमदनगर जिले में 2,52,979 इतने पॉजिटिव है। अप्रैल महीने में जो है कि बिलो 18 ईयर्स के जो है टोटल 7,607 आए हैं, और मई महीने में यानी कि मई में जो है टोटल 8,881 इतने आए हैं। इन आंकड़ों से अहमदनगर में हड़कंप मचा है। लगातार बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने से महाराष्ट्र सरकार के लिए भी टेंशन बढ़ गई है। जिनके घर में कोई बड़ा पॉजिटिव है या जो कोविड से सफ़र कर रहा है, उन्हीं के घर में के केसेस मैक्सिमम देखे गए हैं। फिर वो माइल्डली असिम्प्टोमेटिक है, जिसमें हम देखेंगे जैसे हल्का सा बुखार है, सर्दी है, खांसी है, गले में खराश है, कभी तो उल्टी है या लूज मोशन है। ऐसे माइल्ड सिम्टम्स है जो कि घर पे ही सादी दवा से ठीक हो गया है सभी। और बहुत ही कम % बच्चों में सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत गिर रही है, उनको एडमिट करके वो ठीक हो जा रहे हैं। क्योंकि तमाम एक्सपर्ट पहले ही आशंका जता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
अब थर्ड वेव जो आएगी या नहीं आएगी उसके आने के चांसेस तो पूरे हैं। और कौन से ग्रुप को इफ़ेक्ट करेगी? वो करेगी चिल्ड्रन को, यंगस्टर को करेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि जो बड़े व्यक्ति हैं, जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं, या तो उनको नेचुरल इन्फेक्शन हो चुका है जिससे उन्हें इम्यूनिटी डेवलप हुई है, या उनको वैक्सीन मिली है। कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी और कितनी घातक होगी, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता, लेकिन थर्ड वेव से निपटने के लिए कई राज्य सरकारों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की पहली लहर को बेअसर करने के लिए दुनिया भर में वियतनाम की तारीफ हुई थी, लेकिन वियतनाम पर कोरोना वायरस की नई मुसीबत टूटी है। यहां कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। कोरोना के 7 वेरिएंट से जूझ रहे वियतनाम के लिए ये नई मुसीबत है। बड़ी मुसीबत बना वियतनाम में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन। वियतनाम स्ट्रेन के हवा में तेजी से फैलने का दावा। महज 72 घंटे में संक्रमित को पस्त कर सकता है वियतनाम स्ट्रेन। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील के बाद अब वियतनाम में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया है। वियतनाम के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी तस्दीक की है। ग्वेन थान लोंग के मुताबिक इस वेरिएंट में ब्रिटेन से मिलते जुलते B.1.617 स्ट्रेन है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में संक्रमित हुए कुछ मरीजों को इन्फेक्ट करने वाले वायरस की जेनेटिक स्टडी की और इसमें नया वेरिएंट पाया गया। ये वेरिएंट पुराने वायरस से ज्यादा आसानी से फैल सकता है। इससे पहले वियतनाम में 7 दूसरे वेरिएंट भी फैल चुके हैं। नया वेरिएंट गले में तेजी से बढ़ता है और आसपास के माहौल में फैल जाता है। वियतनाम में कोरोना के नए स्ट्रेन का वेरिएंट 30 से ज्यादा इलाकों में फैल चुका है। इसके बाद वियतनाम में कई तरह के बैन लगा दिए गए हैं। 10 करोड़ की आबादी वाले वियतनाम में फिलहाल एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां अब तक 10 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कोरोना की पहली लहर से निपटने में वियतनाम की रणनीति की दुनिया भर में तारीफ हुई थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि यहां पाया गया नया स्ट्रेन भी जल्द काबू में कर लिया जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश बीजेपी की हाई लेवल बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में सरकार में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। आपको ये भी बता दें कि थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्वतंत्र देव सिंह की बैठक भी होनी है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले की तमाम तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर चल रही हैं। बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हाई लेवल बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन बैठकों का दौर आगे भी जारी रहेगा। महामंत्री आदरणीय संतोष जी ने केंद्र सेवा ही संगठन की समीक्षा बैठक किया है और राज्य के अंदर समीक्षा की स्थिति क्या है केवल उसी पर ही फोकस रखा, केवल समीक्षा। वैक्सीन को लेकर बीएचयू के वैज्ञानिकों ने एक नई स्टडी की है जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की एक ही डोज काफी है। कोरोना से ठीक होने वालों में पहले से ही एंटीबॉडी होती हैं। ठीक होने वालों में एक डोज के 10 दिन बाद ही पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाती हैं, जबकि सामान्य लोगों में पहली डोज के 3 से 4 हफ्ते बाद एंटीबॉडी बननी शुरू होती है। वैज्ञानिकों ने कोरोना से ठीक हुए लोगों पर यह स्टडी की है। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिखी है। ये देखना चाहते थे कि वो लोग जो इन्फेक्ट होकर रिकवर हो चुके हैं और दूसरे वो लोग जो कि इन्फेक्ट जो नहीं हुए हैं, नईव लोग, उन लोगों पे वैक्सीन का असर क्या होता है। तो हम लोग इनमें दिए डेज काउंट कर रहे थे कि कितने दिन बाद एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो उस केस में हमने देखा कि जिनको कभी भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें 3 से 4 सप्ताह लग रहे हैं, फिर भी 90% लोगों में ही एंटीबॉडीज़ बनी। 10% लोग स्टिल थे जिनमें एंटीबॉडीज़ नहीं बनी थी। लेकिन वो लोग जिनमें कि ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका था, जो रिकवर हो चुके थे, वो 7 से 10 दिनों में ही एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लिए। बीएचयू के प्रोफेसर और डॉक्टरों की टीम ने एक रिसर्च किया। इस रिसर्च में उन्होंने पाया कि जो कोरोना संक्रमित हो चुके व्यक्ति हैं उनके लिए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है, जबकि जो कोरोना संक्रमित नहीं हैं उनके पर्याप्त एंटीबॉडी के लिए वैक्सीन के दोनों डोज ही लगाने पड़ेंगे। इस रिसर्च के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा कि वैक्सीन की कमी हमारे देश में है और इसे देखते हुए वैक्सीन का पहला डोज ही काफ़ी है उन व्यक्तियों के लिए जो कोरोना संक्रमित है
और ऐसे में उन्हें एक ही डोज दी जाए ताकि वैक्सीन की बचत हो और वैक्सीन का इस्तेमाल अधिक से अधिक संख्या में लोगों पर किया जा सके, जिससे एंटीबॉडी डेवलप हो तेज़ी से और कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो और तीसरी लहर की आशंका से बचा जा सके। दूसरी बात उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि समय समय पर एंटीबॉडी की जांच हर जगह होनी चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण के आगे के लहरों का पता लगाया जा सके। इसके साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि वैक्सीन का दूसरा डोज महत्वपूर्ण ज़रूर है, पर उससे महत्वपूर्ण है पहला डोज लगना। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर सरकार को वैक्सीन के पहले डोज लगवाने पर ही करना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स के साथ प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है ताकि प्रधानमंत्री कार्यालय इस पर संज्ञान ले और BHU के जो वैज्ञानिक है जिन्होंने बनारस मॉडल पर ये रिपोर्ट तैयार किया है उस पर काम आगे बढ़ सके ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन का डोज लगे और वो एंटीबॉडी प्राप्त कर सके और कोरोना की लड़ाई में सहायक बन सके। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी। उत्तर भारत में गर्मी से पसीना निकल रहा है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर अब भी जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब की हैं। यहाँ बर्फबारी के बाद सफेदी की चादर बिछ गई है। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। 4 से 5 फीट तक बर्फ गिरी हुई है उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में। तो एक तरफ जहां दिल्ली NCR और देश के कुछ हिस्सों में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब की तस्वीरें आप देखिए जहां पर बर्फबारी आपको नजर आ रही है, तब जबकि मई का महीना खत्म हो चुका है और जून की शुरुआत होने जा रही है। ये इस वक्त की तस्वीरें हैं बर्फबारी के बाद सफेदी की चादर हेमकुंड साहिब उत्तराखंड में।